अच्छा, आज हम और कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड्स के हिसाब से। तो मैंने पहले भी एक वीडियो इसकी अपलोड कर रखी है जिसके अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करे थे। आज हम सेकेंड वीडियो के अंदर देखेंगे और भी कुछ एमसीक्यूज वाले सम्स, और साथ में आज हम कुछ 3 मार्कर्स के सम्स भी करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है। अब तुम्हें अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पता हो तो जब भी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हम करते हैं तो कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कोई ना कोई पार्टनर गेन करता है। तो हमारा इसका रूल है, पहले हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। जिस भी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब है वो गेनिंग पार्टनर है, तो उसे दूसरे पार्टनर को गुडविल की पेमेंट करनी पड़ती है, रिजर्व्स की पेमेंट करनी पड़ती है। तो हमेशा गेनिंग पार्टनर पेज टू लूजिंग पार्टनर, जैसे हमने एडमिशन चैप्टर में सीखा है, जब नया पार्टनर आता है वो पुराने पार्टनर्स को पे करता है। तो यहां पर भी जब तुम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो जो पार्टनर गेनिंग पार्टनर होगा विल पे टू लूजिंग पार्टनर। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। 3 पार्टनर्स है, जॉय, सैम और टेक्स। 3 पार्टनर्स हैं इस फर्म के अंदर। उनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल उन्होंने अपने रेशियो चेंज कर लिया, 2:1:1 कर लिए। पहले उनकी थी 5:3:2, न्यू रेशियो 2:1:1। तो अगर हम पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनकी निकाले तीनों पार्टनर्स की, तो पहले पार्टनर का अगर मैं माइनस करूं 5/10 माइनस 2/4, दूसरे पार्टनर का 3/10 माइनस 1/4, थर्ड पार्टनर का 2/10 माइनस 1/4। तो ये कुछ सैक्रिफाइस नहीं करे, इसका 0 आ रहा है। ये ना सैक्रिफाइस करे ना गेन करे, इसका रेशियो सेम ही है। दूसरे पार्टनर का आ रहा है 1/20 पॉजिटिव में, तो यानी ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और थर्ड पार्टनर का माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से टी का शेयर फ्यूचर में बढ़ने वाला है, एस का शेयर फ्यूचर में कम होने वाला है, इसलिए टी को एस को नॉर्मली पेमेंट करनी पड़ेगी, कोई भी रिजर्व के लिए, कोई गुडविल के लिए, कोई प्रॉफिट के लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस टैक्स विल बी क्रेडिटेड। उल्टा पूछा है तुमसे कि टैक्स को कौन सी सर्कमस्टेंस में हम टैक्स को क्रेडिट करेंगे, डेबिट नहीं। यानी इन चारों में से अगर किसी भी ऑप्शन में हमारा लॉस हो रहा है तो उल्टी एंट्री बन जाएगी। गेनर टू लूजर की जगह पे क्या बनेगी? लूजर टू गेनर। नॉर्मली याद ना, रिजर्व्स हो, प्रॉफिट हो, हमेशा गेनिंग पार्टनर पेज टू लूजिंग पार्टनर। मगर अगर उस फर्म में लॉस हो रहा है, कोई भी रिवैल्यूएशन लॉस है या तुम्हारा कोई नेगेटिव बैलेंस है प्रॉफिट लॉस का, तो उल्टी एंट्री बन जाएगी लूजर टू गेनर। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं चारों में से कौन सी शेयर के अंदर लॉस है हमारा। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे जनरल रिजर्व दिया है 2 लाख का, और प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है हमारे पास। अब 2 लाख का प्रॉफिट है, 120 का लॉस है, यानी इस एग्जाम्पल में हमारा 80,000 का प्रॉफिट है। तो इसमें हमारी बनेगी गेनर टू लूजर, यानी टी विल पे टू एस। तो इसमें वो क्रेडिट नहीं हो रहा, टी डेबिट हो रहा है। सेकंड ऑप्शन में जनरल रिजर्व है 2 लाख का, प्रॉफिट है 2,50,000 का। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट का मतलब होता है ये हमारा प्रॉफिट है। तो 2 लाख का जनरल रिजर्व और 240 का सॉरी और 250 का प्रॉफिट, दोनों मिला के 4,50,000 हो रहे हैं। इसमें भी प्रॉफिट ही है, यानी इसमें भी टैक्स को एस को पे करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन में ये लॉस है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, यानी प्रॉफिट है। तो ये 80 का प्रॉफिट है, 50 का लॉस है। तो यहां पे भी हमारा 30,000 का प्रॉफिट ही आ रहा है, यानी इसमें भी टी एस को पे करेगा। अब लास्ट ऑप्शन देखना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 50 का, ये लॉस हो गया, और प्रॉफिट लॉस का भी डेबिट बैलेंस है, लॉस है। तो दोनों लॉसेज है हमारे 1,30,000 के, यानी इस एग्जाम्पल में एस विल पे टू टी। तो नॉर्मली हमेशा ना गेनिंग पार्टनर लूजिंग पार्टनर को पे करता है, क्योंकि हमारे हर समय में प्रॉफिट होता है कहीं ना कहीं। अगर लॉस होगा तो उल्टी एंट्री बनेगी। तो यहां पे क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है इसलिए एस को टी को पे करने पड़ेंगे। तो तुमसे पूछा हुआ है टी किस सर्कमस्टेंस में क्रेडिट होगा, तो हमारा उसका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। तो ये हमारा इसका राइट ऑप्शन है कि इसमें वो क्रेडिट होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है तुम्हारा चेंज इन पीएसआर का 1 मार्कर का समय। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। रोहित, विराट और शिखर 3 पार्टनर्स। अच्छा, ये एडमिशन का समय, न्यू पार्टनर आ रहा है, वो कुछ कैपिटल आ रहा है जो तुम्हें कैलकुलेट करनी है कितनी लेकर के आएगा। तुम्हें कंडीशन दे रखी है, तुम्हें कैलकुलेट करना है उसे कितनी कैपिटल लेकर के आनी चाहिए। तो 3 पार्टनर्स है, रोहित, विराट और शिखर। तीनों की रेशियो दे रखी है 3:1:1। कैपिटल बैलेंसेस दे रखे तीनों के 3 लाख 270 और 250। तीनों की कैपिटल भी तुम्हें दे रखी है। ऑन द सेम डेट दे एडमिटेड हार्दिक एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर। नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए हमारी फर्म को ज्वाइन कर रहा है 20% शेयर के लिए। हार्दिक वॉज टू ब्रिंग ₹80,000 फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर आ रहा है, 80 की गुडविल लाएगा जो लाके वो इन तीनों में बांट देगा। तो नया पार्टनर जब भी गुडविल लाता है तुम्हें पता हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल एंड 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द न्यू फर्म। अब ये मेन कंडीशन है
नया पार्टनर कह रहा है वो 1/5 लाएगा ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। यानी जब तुम चारों की कैपिटल को ऐड करोगे, 3 पुराने पार्टनर्स प्लस जो चौथा पार्टनर आएगा, चारों की कैपिटल का जब तुम सम करोगे तो उसका 1/5 शुड बी नए पार्टनर का शेयर। तो ये हमारी कंडीशन है नए पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इस एग्जांपल में पूछा गया है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ब्रॉट इन बाय हार्दिक ऑन हिज एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर टोटल कितने रुपए लेकर के आएगा फर्म में एडमिट होने के लिए? तो देखो अब कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। सबसे पहले तो जब वो गुडविल आएगा इसे हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी इन तीनों की जो कैपिटल है 3 लाख प्लस 270 प्लस 250, ये 80,000 मिलने से वो और बढ़ जाएगी। अब तुम इन सबका टोटल करोगे तो ये हो रहा है हमारा 9 लाख हो रहा है। यानी जब नया पार्टनर एडमिट होगा गुडविल बांट देगा तो इन तीनों की कैपिटल 9 लाख है। अब इसमें अगर हम हार्दिक की कैपिटल और जोड़ दें तो जो टोटल होगा उसका 1/5 शुड बी हार्दिक का शेयर। 9 लाख प्लस हार्दिक की कैपिटल का टोटल करना है पहले तुम्हें, उसका 1/5 हार्दिक लेके आएगा। यानी एग्री करो, इस वक्त हमारे पास चारों की कैपिटल नहीं है, सिर्फ तीनों की कैपिटल है, पुराने तीनों पार्टनर्स की। हार्दिक की तो हमें कैपिटल निकालनी है, यानी जो नए पार्टनर की कैपिटल है इट शुड बी 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। और हमारे पास तीनों की कैपिटल है, चौथे पार्टनर की कैपिटल नहीं, हम चारों का टोटल नहीं कर सकते। तो यहां पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किस तरह से हम कैपिटल निकाल सकते हैं। पहले उसका कंसेप्ट सुनना। अगर हम चारों की कैपिटल जोड़ेंगे तो उसका 1/5 शेयर किसका है? हार्दिक का। हमारे पास कितने की कैपिटल? सिर्फ 3 पार्टनर्स की कैपिटल है, यानी जो 3 पार्टनर्स की कैपिटल है वो 4/5 के इक्विवेलेंट हुई। तो 1/5 के लिए कितनी होनी चाहिए? तो अगर 3 पार्टनर्स का जो सम है 9 लाख, वो अगर 4/5 के इक्विवेलेंट है तो 1/5 के लिए कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 9 लाख का 5/4, क्योंकि वो 4/5 के इक्विवेलेंट है, इंटू 1/5। तो एक फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, तीनों की कैपिटल जोड़ के हमारी आ रही है 9 लाख इंटू 1/5 इंटू 5/4, क्योंकि उन तीनों की जो कैपिटल है वो 4/5 के इक्विवेलेंट है। तो 5/4 करके पहले तुम निकालोगे, उसमें से उसका शेयर कैलकुलेट कर लोगे। जैसे तुम उसका 5/4 करोगे फर्म की कैपिटल आ जाएगी, उसमें से उसका 1/5 शेयर निकाल देना। तो 9 लाख इंटू 1/5 इंटू 5/4 करोगे तो नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। अगर हम इसको काटें तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है? 2,25,000 कैपिटल लेकर के आ रहा है। अब तो तुमसे देखो पूछा क्या है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ब्रॉट इन बाय हार्दिक। अगर तुम सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आंसर देखोगे, काफी बुक्स में इसका गलत आंसर दिया हुआ है, 2,25,000 लिखा हुआ है। तुमसे पूछा क्या है, खाली ये नहीं पूछा वो कैपिटल कितने लाएगा, तुमसे पूछा हार्दिक टोटल अमाउंट कितना लेकर के आएगा फर्म में। तो 225 तो उसकी कैपिटल है, प्लस 80 उसकी गुडविल भी है, यानी नया पार्टनर कितने रुपए लेके आएगा? 3,05,000 रुपीज लेकर के आएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। तुम देखोगे बुक में काफी जगह पे इसका आंसर 2,25,000 गिवन है, वो गलत है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा वो कैपिटल कितनी लेकर के आएगा, हमसे क्या पूछा वो टोटल अमाउंट कितना लेकर के आएगा। तो वो कैपिटल प्लस गुडविल दोनों लेकर के आ रहा है, तो उसको कितने रुपए लेके आने पड़ेंगे? 3,05,000 रुपीज लेके आने पड़ेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, डेथ का क्वेश्चन है ये। डेथ पे हम जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है उसे घर वालों को हम पे करते हैं, तो उसे घर वालों को कितना पे किया जाएगा, कितना इंटरेस्ट होगा, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। उसके एग्जीक्यूटिव्स को हम कैसे पे करते हैं उसके बारे में, ये भी 1 मार्कर का एक सम है। तो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं क्या है। ए बी एंड सी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। बी की डेथ हुई 31 अगस्त को, ये हमारा टाइमलाइन है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। 31 अगस्त को बी की डेथ हो गई है एंड द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बीस एग्जीक्यूटिव्स वाज ₹13,20,000। इसका जो बैलेंस बच रहा है 31 अगस्त को वो 13,20,000 है। तो 31 अगस्त को एक पार्टनर एक्सपायर हो गया, उसका बैलेंस हमें गिवन है। 20 executives being paid ₹1,20,000 immediately and the balance was to be paid in 4 equal semi-annual installments together with interest at 10% per annum। 13,20,000 में से हमने उसके घर वालों को 1,20,000 रुपए दे दिए, बचे 12 लाख। 12 लाख को हम उसको कह रहे हैं हम उसके घर वालों को 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे हाफ ईयरली। तो 12 लाख को अगर तुम 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे तो हर इंस्टॉलमेंट 3 लाख रुपए की आ रही है, और हर जो इंस्टॉलमेंट होगी वो हाफ ईयरली, यानी हर 6-6 महीने बाद होगी। तो अगर उसकी डेथ हुई है 31 अगस्त को तो उसके घर वाले हमारे पास 6 महीने बाद आएंगे। तो अगस्त हमारा एंड हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, यानी पहली हमारी इंस्टॉलमेंट कब बनेगी? 28 फेब को। फिर नेक्स्ट इसके 6 महीने बाद बनेगी, मगर उससे पहले तुम्हारा क्या आ जाएगा? ईयर एंडिंग 31 मार्च आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू बीस एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 विल बी। सिर्फ तुम्हें 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट हो रहा है ये बताना है।
तो देखो 1320 में से हमने 120 तो दे दिए, बचे 12 लाख है। तो पहली बार हम उसको देंगे 12 लाख पे ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, अगस्त से लेके 28 फरवरी तक का। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10% है। तो हम देंगे 12 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। एक तो हो गया 60,000, यहां तक का हमारा हो गया। अब 28 फेब से लेके मार्च तक एक महीना हमारे पास और है। अब एक महीने का उसको इंटरेस्ट और देना है। हमें सिर्फ 31 मार्च तक टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है वो बताना है। अब सबसे क्रूशियल क्या है, नेक्स्ट वाला इंटरेस्ट हम किस पे निकालेंगे? 12 लाख टोटल देना बाकी था, एक इंस्टॉलमेंट तुम्हें 3 लाख रुपए की जा चुकी है, तो कितने रुपए बच जाएंगे? 9 लाख। तो पहली बार जो इंटरेस्ट लगा था वो 12 लाख पे लगा था, अब हम किस पे लगाएंगे? 9 लाख पे, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट हमारी चली गई है। तो 9 लाख पे हम ये 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और इंटरेस्ट का रेट तुम्हें पता ही है वो कितना है? 10%। तो 9 लाख जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर 10% फॉर 1 मंथ, ये 7500 आ जाएगा। यानी टोटल हम उसको कितना रुपए का इंटरेस्ट पे करें, ये दोनों मिला करके 67,500 का। तो 31 मार्च तक हमें कितना इंटरेस्ट ड्यू है हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ये 67,500 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल तुम्हारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो दो केसेस में मिक्स करके आए हुए हैं, तो पढ़ते जरा क्या क्वेश्चन है। स्ट्रिंग और काइट दो पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो पार्टनर्स थे 5:3 में, तो मैंने लिख दिया उन दोनों की रेशियो 5:3 है। दे एडमिटेड स्पिनर एज अ न्यू पार्टनर। स्ट्रिंग सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, काइट सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। एक पार्टनर अपने शेयर में से 1/4 दे रहा है, दूसरा पार्टनर अपने शेयर का 1/6 दे रहा है। एक का फ्रॉम वर्ड है, एक का ऑफ है। फ्रॉम का मतलब है ये अपने शेयर में से इतना डायरेक्टली दे देगा, और ये अपने शेयर का 1/6 देगा। तो इसे हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, क्योंकि ये अपने शेयर का 1/6 दे रहा है, अपने शेयर में से 1/6 नहीं दे रहा। तो पहले 3/8 का 1/6 निकालेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे। तो पहले वाले पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा? 5/8 माइनस 1/4 डायरेक्टली आ जाएगा। दूसरे पार्टनर का 3/8 इंटू 1/6 पहले करेंगे, ये आ जाएगा 1/16। यानी ये एग्जैक्टली अपने शेयर में से 1/16 दे रहा है, तो अब इसके शेयर में से ये माइनस कर दो। 3/8 माइनस 1/16, यानी इसका न्यू रेशियो आ गया 5/16। पहले वाले पार्टनर का 3/8 है। अब नया पार्टनर जो स्पिनर आया था उसका शेयर गिवन ही नहीं है, तो पहला पार्टनर कितना दे रहा है और दूसरा पार्टनर कितना दे रहा है, दोनों को ऐड अप कर लो। किसको जोड़ेंगे? एक पार्टनर 1/4 दे रहा है, दूसरा पार्टनर 1/16 दे रहा है, तो दोनों को ऐड करके हमारे नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा 5/16। तो हमारी न्यू रेशियो हो गई 3/8, एक की हो गई, दूसरे पार्टनर की 5/16, तीसरे पार्टनर की भी 5/16। अब क्योंकि नीचे 16 है, इसके नीचे भी हम 16 करेंगे, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारी न्यू रेशियो क्या आ रही है? 6:5:5। तो वो तुम्हारा सही ऑप्शन है ए वाला, 6:5:5। एक और एग्जाम्पल पे शेयर्स की थियरी का समय है। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। इसका पहले मैं 1 मार्क करके एक सम कर रहा हूं, आज हम इसके 3 मार्क करके भी क्लास में सम करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सम है वो भी। तो पहले इस एग्जाम्पल पे आते हैं। पहले तुम्हें ये बात समझने की इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं। तुमसे पूछा गया कि क्या कोई कंपनी शेयर जब रीइश्यू करती है उसको डिस्काउंट पे कर सकती है क्या, और उसकी लिमिट क्या है। जैसे अगर मैंने किसी का 10 रुपए का शेयर उससे फॉरफिट कर लिया, उस पर उसने मुझे 7 रुपीज दे रखे थे, तो मैं किसी और को मैक्सिमम 7 रुपीज का ही डिस्काउंट दे सकता हूं, ताकि जो टोटल अमाउंट है वो मेरा 10 फेस वैल्यू बन जानी चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि जब भी तुम रीइश्यू करते हो तो टोटल जो अमाउंट दोनों से कलेक्ट होगा ना, शुड बी फेस वैल्यू के बराबर। एक और एग्जांपल, 100 रुपीज का शेयर है, किसी ने मुझे 65 रुपीज पे कर रखे हैं, तो मैं किसी और को 65 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं, उससे मुझे 35 रुपीज कम से कम लेने, ताकि एक से 65 रुपीज मिले, दूसरे से 35, मेरा टोटल 100 हो जाना चाहिए। मिनिमम ये है तुम्हारा, मैक्सिमम तुम कितने में भी रीइश्यू कर सकते हो। तो मैक्सिमम हमारा डिस्काउंट कितना है बताना, जितना सामने वाले ने हमें पे किया है वो हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट है। तो क्या है? द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। ये रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, जितना सामने वाले ने हमें फॉरफिचर के टाइम पे दिया है उतने रुपए का डिस्काउंट तुम किसी और को अलाउ कर सकते हो। तो ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अच्छा, अभी मैं एक एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉरफिचर और रीइश्यू का एग्जाम्पल। ये तुम्हारा सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नहीं है, मगर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीयूटी के हिसाब से भी और एक कंसेप्ट के हिसाब से भी। कि नॉर्मली जब भी फॉरफिचर रीइश्यू का सम आता है तो स्टूडेंट्स क्या कोशिश करते हैं, सारी एंट्रीज बना के आंसर निकालने के लिए। फॉरफिचर की एंट्री बना ली, रीइश्यू की एंट्री बना ली, कैपिटलिज्म निकाल लिया, फिर इसमें टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है, फिर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, सर मेरा पेपर छूट जाता है बार बार। तो हम ट्रिक सीखेंगे, हम डायरेक्टली कैसे अमाउंट निकाल सकते हैं बिना कोई एंट्री क्रिएट करें। तो उसका कंसेप्ट हम ये 2 एग्जाम्पल्स में सीखेंगे। ये दोनों कनेक्टेड एग्जाम्पल्स हैं, एक में तुम्हें कैपिटलिज्म का अमाउंट पूछा हुआ है और एक में फॉरफिचर में कितना जाएगा वो पूछा हुआ है। तो पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर दोनों के आंसर के ऊपर हम आते हैं। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स है, हमारी कंपनी 2000 शेयर्स फॉरफिट कर रही है
₹10 का ईच शेयर है, फुली कॉल्ड अप, यानी हमने पूरे ₹10 मंगा लिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2। ने 10 में से उसने मुझे ₹8 दिए, ₹2 नहीं दिए। हम किसी के 2000 शेयर्स छीनने जा रहे हैं जिसमें उसने मुझे ₹8 पे कर रखे हैं, ₹2 नहीं दिए। 1200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर। इसी 2000 में से हमने 1200 शेयर्स रीइश्यू कर दिए, फुली पेड अप, यानी पूरा 10 का शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं ₹7 में। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? तो ध्यान से सुनना, कोई फोरफीचर की एंट्री मत बनाओ, कोई रीइश्यू की एंट्री मत बनाओ। एक सिंपल सा ट्रिक सुनो, जितने शेयर फोरफिट करे वो 2000 है, जितने शेयर रीइश्यू करे वो 1200 है। तो दिमाग में यही कैलकुलेशन रखो कि हम 1200 ही फोरफिट कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी सपोज करो 1200 शेयर ही फोरफिट कर रही है, हमें 2000 पे जाना ही नहीं है। तो अगर हम उसके 1200 शेयर फोरफिट कर रहे हैं जिसमें उसने हमें कितने रुपए दिए थे, ₹8 दिए थे, तो 1200 शेयर अगर हम फोरफिट करेंगे ₹8 के हिसाब से हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, ₹9600 का। ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है। रीइश्यू करते हुए यही 1200 शेयर हमने ₹7 में दे दिया, यानी ₹3 का लॉस हो गया। तो 1200 शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं ₹3 के लॉस के ऊपर, यानी हमारा लॉस कितने का हो गया, ₹3600 का। तो 9600 का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट एंट्री में, 3600 का लॉस हो गया। फिर से बोलो, ध्यान से सुनना, 2000 को बीच में लो ही मत। जितने शेयर्स तुमने रीइश्यू करे ये अज्यूम करो उतने ही फोरफिट करें, तो तुम्हारा डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। प्रॉफिट हो गया 9600 का, लॉस हो गया 3600 का। 9600 माइनस 3600, तुम्हारा डायरेक्टली आंसर कितने का आ जाएगा, ₹6000 का। यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने का आ रहा है, 6000 का आ रहा है। तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट डायरेक्टली आ गया। अब एक और चीज पूछिए, व्हाट इज द नेट बैलेंस इन शेयर फोरफीचर अकाउंट? शेयर फोरफीचर में कितना बैलेंस जाएगा? अब इसका भी पहले कंसेप्ट सुनो, इसमें कौन सा अमाउंट जाता है। कंपनी अगर 2000 शेयर फोरफिट कर रही है, 1200 रीइश्यू कर रही है, तो जितना कम रीइश्यू करे हमने, कितने कम रीइश्यू करे हमने, 2000 फोरफिट करे, 1200 हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो हम कितने कम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, 800। उस 800 अमाउंट के ऊपर जितना उसने पे किया था, हमें ₹8 पे किया, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 800 शेयर्स इंटू 8 जो उसने हमें पे कर रखा था, वो कंपनी के पास अभी भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है, वो कंपनी ने कैपिटल रिजर्व में नहीं डाला, इसलिए उसको शेयर फोरफीचर का बैलेंस कहते हैं। तो 800 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 6400। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम किसी के 500 शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, 400 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, तो हम कितने कम कर रहे हैं, 100। 100 शेयर्स पे उसने जितना तुम्हें पे किया था फोरफीचर के टाइम पर, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा शेयर फोरफीचर का बैलेंस आ जाएगा। तो ये बहुत क्रूशियल अमाउंट है, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है इस अमाउंट को निकालने में। अब तुम्हें ध्यान हो, अगर हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसमें ऐड फोरफीचर में भी यही अमाउंट डाला जाता है। तो ध्यान रखना, फोरफीचर का बैलेंस कौन सा होता है, जो हमने रीइश्यू के टाइम पे नहीं किया, जो हमारा कैपिटल रिजर्व में अपना ट्रांसफर नहीं हुआ, जो हमारे सब तक पड़ा हुआ है फोरफीचर के नाम से। तो ध्यान रखना, जितने शेयर फोरफिट करे माइनस जितने शेयर रीइश्यू करे, उनका जो डिफरेंस नंबर ऑफ शेयर्स है उसे मल्टीप्लाई कर दोगे जितना उसने हमें पे करा था, वो तुम्हारा अमाउंट आ जाता है शेयर फोरफीचर का। तो इस एग्जांपल में 2000 में से हमने 1200 शेयर्स रीइश्यू करे थे, तो हमने कितने कम करे थे, 800 शेयर्स। उस पे उसने हमें कितने रुपए दिए थे, शुरू में ₹8 पे किए थे, क्योंकि उसने हमें ₹2 पे नहीं करे थे। तो 800 इंटू 8 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 6400। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ढंग से साथ में सॉल्व करके देखो तुम्हें क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये रिटायरमेंट और डेथ का दोनों का कॉमन टॉपिक है। वैसे इस एग्जांपल में डेथ के बारे में बोला हुआ है, वैसे रिटायरमेंट का कंसेप्ट और डेथ का कंसेप्ट दोनों का सेम है बिल्कुल इस टॉपिक के बारे में। तो एक पार्टनरशिप एक्ट में एक सेक्शन बना हुआ है 37, उसमें कुछ राइट्स हैं जिस पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, जिसकी डेथ होती है उसके घर वालों के पास। तो पहले वो राइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इस एग्जाम्पल पे आते हैं। पहले राइट क्या है, पहले उसके बारे में हम डिस्कस करें। जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है और अगर हम उसको पेमेंट नहीं करते, तो उसके घर वालों के पास या उसके पास दो राइट्स होते हैं। या तो वो जितना अमाउंट बैलेंस है उसका फर्म में, उस पर 6% इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, या दूसरा ऑप्शन है कि जो बाकी दोनों पार्टनर से उस ड्यूरेशन में कमाया है उसमें से अपना प्रॉफिट का शेयर भी ले सकता है। तो ये दो राइट्स होते हैं रिटायरिंग पार्टनर के पास या जिसकी डेथ होगी उसके घर वालों के पास। तो इस एग्जाम्पल में पढ़ते हैं क्या है, फिर इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम। तो क्या है, ए बी एंड सी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी की डेथ हुई है 1 जुलाई को, ऑन विच डेट द कैपिटल्स ऑफ एबीसी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स स्टूड एट ₹74,000, 63,750 एंड 42,250। तीन पार्टनर्स थे, सी की डेथ होगी 1 जुलाई को, तीनों का बैलेंसेस दे रखा है, जिस दिन वो उसकी डेथ हुई है उस दिन तीनों के बैलेंसेस गिवन है। A and B continued to carry on the business for 6 months without settling the account of C. A और B अपना बिजनेस करते गए, उन्होंने C को पे नहीं करा, उसके घर वालों को पे नहीं करा।
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जब वो अपना बिजनेस करते गए तो वो 6 मंथ्स में उन्होंने क्या कमाया, फ्रॉम 1 जुलाई जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उस दिन के बाद में अ प्रॉफिट ऑफ 20,500 इज अर्न्ड यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी। बाकी दोनों पार्टनर्स अपना बिजनेस करते गए, उसे घर वालों को उन्होंने पेमेंट नहीं करी, उस ड्यूरेशन में 6 महीनों में उन्होंने इतना रुपए अर्न कर लिए। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय एग्जीक्यूटिव्स ऑफ सी एंड वाई। तो सी के घर वालों को कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? तो तुमसे ये पूछा गया, और क्यों का तो बहुत सिंपल आंसर है, जो ज्यादा होगा वही लेंगे क्योंकि उनको ज्यादा अमाउंट मिलेगा तो वो बेटर है उनके लिए। तो क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन है वो उसके घर वाले 6% क्लेम कर सकते हैं जितना अमाउंट उसका बैलेंस था। तो सी का बैलेंस कितना था हमारा 42,250, उस पर वो 6% क्लेम कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स का हमारा ड्यूरेशन का टाइम दे रखा है, तो हम 42,250 में 6% चार्ज कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स। यानी उसके घर वाले एक तो ये मांग सकते हैं कि भैया हमें ये दो, इंटरेस्ट दो, क्योंकि उसका जो बैलेंस है तुमने हमें पे नहीं करा तो उस पर 6% इंटरेस्ट बनते, तो हम एक तो ये चाहिए। या दूसरा ऑप्शन वो क्या ले सकते हैं, जो बाकी दोनों पार्टनर्स ने कमाया उसमें से अपना प्रॉफिट का शेयर ले सकते हैं। तो बाकी दोनों ने कितना अर्न किया, 20,500, उसमें से सी का शेयर ले सकते हैं। हम यहां पे एक कैच है, ध्यान रखना, शेयर ये वाला नहीं लिया जाता रेशियो में से, क्योंकि रेशियो हमारी तभी खत्म हो जाती है जब कोई पार्टनर रिटायर हो या जिसकी डेथ हो जाए। तो शेयर कैसे निकालेंगे, अब वो ध्यान से सुनना। शेयर निकलेगा उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, इसकी रेशियो तुम्हें बनानी पड़ेगी। अब मैं नहीं कह रहा टाइम वेस्ट करो, सबको काटने बैठो 5 से या जिससे भी, हमें ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना, इसी की रेशियो बना दो। मैं ज्यादा बस एक 0 हटा रहा हूं कि वो कॉमन है। तो इसकी क्या रेशियो बन जाएगी, 7400, 6375, 4225। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कितना था 20,500 का, तो 20,500 में से हम इस रेशियो में इसको बांटेंगे 7400, 6375, 4225। इसमें से थर्ड पार्टनर का ये शेयर है। फिर कह रहा हूं जो प्रॉफिट का शेयर है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नहीं होने वाला, वो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से होने वाला है। तो उसका पर्सनल कंट्रीब्यूशन कितना है 4225, उसका शेयर निकाल लो। सपोज करो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख होता, तो तीसरे वाले पार्टनर का 1 लाख है तो 1/6 हो जाता, वही हम इसमें करेंगे। तो 20,500 में से हम इसका ये शेयर निकालने वाले हैं। अब इसका टोटल तुम्हारा 18,000 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो 20,500 का इंटू 4225 डिवाइडेड बाय 18,000, जो इन तीनों का सम है तुम्हारा, तो उसका शेयर कितना आ जाएगा 4812। यानी उसके घर वालों के पास 2 राइट्स है, या तो वो ये ले सकते हैं या फिर वो ये वाला ले सकते हैं ऑप्शन। तो ऑब्वियसली वो कौन सा ऑप्शन लेंगे, जो ज्यादा है, यानी वो बी ऑप्शन लेंगे 4812 वाला। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, ये गुडविल का सम है तुम्हारा। अमित और कार्तिक 2 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स। 2 पार्टनर्स थे, उनके शेयर भी इक्वल था 1:1। तीसरे पार्टनर को भी इक्वल शेयर के लिए एडमिट किया, यानी वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो उस नए पार्टनर का शेयर कितना होने वाला है 1/3। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो मैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। अब थोड़ा सा रिवाइज करा दो, पहले सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे। पहले हम निकालते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट, फिर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जो लोग बाकी के कमा रहे हैं। वो कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का रेट गिवन होगा तुम्हें क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में तुम देखोगे तो नीचे 12% रेट गिवन है, वो निकालेंगे। फिर एवरेज माइनस नॉर्मल विल बी सुपर प्रॉफिट, फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो तुम्हें क्वेश्चन में 4 दे रखा है। तो पहला स्टेप तुम्हारा क्या होने वाला है, एवरेज प्रॉफिट। नीचे पहले और इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। नॉर्मल रेट दिया 12% का। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years वाज 30,000। कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। पहले हम फर्म की गुडविल निकालेंगे फॉर्मूले से, फिर उसमें से हम सौरभ का 1/3 शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 30, यानी हमने कमाए 30,000। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, बाकी लोग कितना कमाते हैं। तो बाकी लोग कितना कमाते हैं उसके लिए हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका हम निकालेंगे 12%। तो हमारा फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम किसको कहते हैं, कितना पैसा इन्वेस्टेड है ओनर्स का। तो देखो ओनर्स ने क्या इन्वेस्ट किया है 90 + 50, और उनके पास उनका रिजर्व भी पड़ा हुआ है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल प्लस रिजर्व्स भी आएगा। तो 90 + 50 इज 140 + 20। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 160 का, उसका हम निकाल लेंगे सिंपल 12%। यानी हमने इस बिजनेस में 30,000 कमाया, कोई और अगर कमाता सिर्फ 19,200 अर्न कर पाता। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमारा आ गया इस एग्जाम्पल में 10,800 का। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से 4 से,
तो ये हमारी गुडविल आ रही है 10,800 इंटू 4 43,200। अब यानी ये फर्म की गुडविल आई है। तुम्हें पूछा तुम्हें सौरभ का शेयर बताना कितना है, सौरभ का शेयर कितना था, इसमें से 1/3 था, तो कितना आ जाएगा 14,400। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ये कोई एमसीक्यूज के अंदर नहीं है, ये प्रॉपर्ली 3 या 4 मार्कर्स के सम्स के हिसाब से। तो ये एक एग्जाम्पल है तुम्हारा गुडविल का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, डिबेंचर्स का एग्जाम्पल है। देखो सब मिक्स क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि सबका तुम्हारे एक साथ में रिवीजन होता रहे, हम एक चैप्टर वाइज नहीं करें। चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो सारी पहले अपलोड कर रखी है। अब हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे नॉर्मली स्टूडेंट्स अटकते हैं या कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, हम वो डिस्कस कर रहे हैं आज। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या है डिबेंचर्स का, ये बुद्धा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 40 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 6,50,000 ऑफ जीनी लिमिटेड। हमारी कंपनी का नाम बुद्धा लिमिटेड है। हमने 40 लाख के एसेट्स और 6.5 लाख रुपए की हमने लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली जीनी लिमिटेड की। बुद्धा लिमिटेड हमारी कंपनी ने उनको इश्यू की 30,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। इश्यूड एट डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, अलॉन्ग विद अ चेक ऑफ ₹5 लाख। हम एसेट्स खरीद रहे हैं, 5 लाख रुपए चेक से पे कर रहे हैं, बाकी के हम डिबेंचर्स दे रहे हैं जो कि डिस्काउंट पे इशूड है, प्रीमियम पे रिडीमेबल है। तो पहली एंट्री जब हम एसेट्स खरीदते हैं, हमारी एंट्री बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू जीनी लिमिटेड। एसेट्स हमें पता है 40 लाख के हैं, लायबिलिटीज हमें पता है 6.5 लाख की है। जीनी लिमिटेड का अमाउंट नहीं दे रखा है। काफी स्टूडेंट्स अब क्या मिस्टेक करते हैं, ये बैलेंस निकाल देते हैं। अब ध्यान से इस समय क्या कैच है, ध्यान रखना, तुम्हें ये वाला अमाउंट अभी नहीं निकालना, क्योंकि तुम्हें सेकंड एंट्री में हमने कितने रुपए उनको चेक से दिया वो पता है। सेकंड एंट्री हमारी क्या बनेगी, जीनी लिमिटेड टू बैंक, हम उनको 5 लाख रुपए चेक से दे रहे हैं, और हमें यह भी पता है हम जीनी लिमिटेड को डिबेंचर्स दे रहे हैं 30,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी हमें लास्ट एंट्री का भी अमाउंट पता है। अब लास्ट एंट्री में हम उनको डिबेंचर्स दे रहे हैं जो कि तुम्हारे प्रीमियम पे रिडीम होंगे, डिस्काउंट पे इश्यू होंगे। तो अगर तुम्हें याद हो तो एंट्री बनेगी जीनी लिमिटेड, लॉस आ जाएगा तुम्हारा टू डिबेंचर टू प्रीमियम। हम यहां पे उनको दे रहे हैं 30,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो 30 लाख पहले यहां पे दिखा दो। कितना परसेंट प्रीमियम पे हम इसको रिडीम करने वाले हैं, 5% प्रीमियम पर, तो 30 लाख का 5% यहां पे डाल दो। टोटल लॉस हमारा कितना हो गया, 5% प्रीमियम प्लस 10% डिस्काउंट, 15% टोटल लॉस हो रहा है, इसका 15% यहां पे डाल दो। अब ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब देखो जीनी लिमिटेड का अमाउंट यहां पे आ गया 27 लाख, यहां पर आ गया 5 लाख, दोनों मिला कितना हो गया 32 लाख। इस 32 लाख को यहां पे पुट कर दो। तो तुम्हें उल्टा चलना इस सब में, सर हमें कैसे पता चलेगा, हम तो इसको बैलेंस निकाल देते। तो अगर तुम बैलेंस निकालते तो वो 30,000 डिबेंचर्स की कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर जब तुम्हें डिबेंचर्स दे रखे हमने कितने गिवन है, यानी तुम्हारे पास ये अमाउंट भी है, ये अमाउंट भी है, तुम उससे फर्स्ट अमाउंट कैलकुलेट करोगे। अब इसके बाद में ये मैच नहीं कर रहा है, 42 लाख है, यहां पे 38,50,000 हो रहा है, 1.5 लाख से ये एंट्री मैच नहीं कर रही। अब तुम्हें याद हो ऊपर बचेगा तो गुडविल, नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल रिजर्व। ये तुम्हारे 1 मार्कर्स में भी आ सकता है, तुमसे ये पूछ सकते हैं सीयूटी में भी कि कौन सा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जा रहा है, गुडविल में जा रहा है, वो बताओ। ऊपर बचता हमारा क्या आता, गुडविल, नीचे बच रहा हमारा क्या आ रहा है, कैपिटल रिजर्व आ रहा है। तो ये तुम्हारा एक और क्वेश्चन है। ये तो चलो 3 मार्कर का समय, तुम्हें सारी एंट्रीज बनानी है, और वो भी आ सकता है 1 मार्कर में एमसीक्यूज के अंदर भी कि खाली कैपिटल रिजर्व का या गुडविल का अमाउंट बताओ। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मैं शुरू में तुम्हें बता रहा था कि आज क्लास के एंड में हम ये वाला सम करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी थोड़ा सा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन का है, एक पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, उसकी रेम्यूनरेशन बतानी है टोटल कितनी होगी। तो जरा एग्जाम्पल पढ़ते पहले क्या है। रस्टिंग एक पार्टनर है फर्म का, अंडर डिसोल्यूशन वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 2% ऑफ द टोटल एसेट्स रियलाइज्ड अदर देन कैश। हमने एक पार्टनर को कमिट किया कि हम देखो 2% कमीशन देंगे जितने भी हमारे एसेट्स सेल होंगे उसके ऊपर, एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। और जो भी हमारे पास कैश अवेलेबल होगा नेट लास्ट में, उसका 10, उसको जो हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे उसका भी 10% मिलेगा। 2% तो एसेट्स बेचने पे, और 10% जो भी लास्ट में हमारे टोटल कैश अवेलेबल हुआ जो हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे उसका भी देखो 10% मिलेगा। आगे लिखा है सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 8,000 रियलाइज 1,16,000। जो हमारे टोटल कैश हमारे पास इकट्ठा हुआ 1,16,000 था, उसमें हमारे पास अपना कैश 8,000 पड़ा था, यानी जो हमने एसेट बेचे मार्केट में वो 116 माइनस 8,000 कितने के बेचे होंगे हमने, 1,08,000 के। तो एक तो उस पे उसको मिलेगा 1,08,000 के ऊपर 2% कमीशन। हमने क्या बोला था, जितने भी एसेट्स बेचेंगे उस पर तुझे 2% मिलेगा। तो टोटल एसेट्स हमारे कितने के रियलाइज हुए, 1,08,000 के, इसका 2% एक तो ये मिल जाएगा 2,160। अब दूसरा ध्यान से सुनना, दूसरा हमने बोला था
10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स में लास्ट में बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा कैश, उसका भी 10% मिलेगा। तो अब कैश हमारे पास है कितना, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखना, टोटल हमारे पास कैश था 1,16,000, इसमें से हम लायबिलिटीज को पे करें 31,340, तो ये हमारा चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2,160 हम इसको कमीशन भी दे देंगे, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। ये दोनों माइनस करके हमारे पास जो कैश बच रहा है, ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद में जो कैश बच रहा है वो आ रहा है 82,500। अब ये कैश अवेलेबल नहीं है उनके लिए, क्योंकि इसमें से एक 10% कमीशन हमारी और निकलने वाली है, यानी इसमें से 10% कमीशन और निकलेगी, फिर जो बचेगा उसका 10% हमें देना है, यानी इसके अंदर वो 10% कमीशन इंक्लूडेड है। ये जो अमाउंट है, ध्यान रखना कंडीशन क्या थी, जो नेट बैलेंस अवेलेबल होगा पार्टनर्स के लिए उसका 10%। ये अभी जो अमाउंट हमारे पास आया है ये बिफोर सी कमीशन है, यानी इसमें से भी कमीशन निकलनी बाकी है, यानी दिस अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ वो 10% की कमीशन। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 110, इसमें 10% इंक्लूड है, इनटू 10, तो इसमें से कमीशन आ जाएगी 82,500 इंटू 10 अपॉन 110, तो इससे कमीशन आ गई 7,500 की। अब आंसर कैसे चेक करोगे, देखो जरा, अब हमारा ये वाला अमाउंट था, इसमें से कमीशन माइनस करो, 75,000 आ जाएगा, 75,000 का 10% है 7,500, तो हमारा आंसर सही है। तो उसको टोटल कमीशन कितनी मिलेगी, 2,160 प्लस 7,500, टोटल उसकी रेम्यूनरेशन कितनी मिल रही है, दोनों मिलाकर के 9,660। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरी आती है, सर ये एग्जाम में समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, तो होपफुली तुम्हें क्लियर हो गया होगा, खास करके ये जो कमीशन निकालने वाला पॉइंट है वो वाला। इसमें तुम्हें एक और चीज भी पूछी थी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रेम्यूनरेशन, इसकी एंट्री क्या बनेगी डिसोल्यूशन पे। तो तुम्हें पता है जब हम किसी पार्टनर को कमीशन देते हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा वो, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रस्टिंग्स कैपिटल अकाउंट। तो हम रस्टिंग को कमीशन दे रहे हैं तो ये उसकी एंट्री बन जाएगी। एक लास्ट एग्जाम्पल आज के लिए, अ कंपनी forfeited 8,000 shares of 10 each, on which 8 was called including premium and 6 was paid including premium. Out of this 5,000 shares were reissued at maximum possible discount। आज हमने शुरू में सीखा था मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है, जो सामने वाले ने हमें पे कर रखा हो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो देखो अगर मैं फोर फीचर की एंट्री बनाऊं, हमारी कंपनी 8,000 शेयर्स फोरफिट करने जा रही है, तो 8,000 हमने साइड में लिख दिया। फोर फीचर की एंट्री होपफुली तुम्हें सबको याद होगी, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर, 10 रुपीज का ईच शेयर ऑन विच 8 वाज कॉल्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। 8 हमने मंगाए हैं, इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तुम्हें ध्यान होगा शेयर कैपिटल में कभी प्रीमियम जोड़ के नहीं बोलते, तो यहां पे कितना लिखेंगे हम 7। उसने 6 पे किए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 6 नहीं लिखेंगे, प्रीमियम दे दिया तो उसको इग्नोर किया जाएगा, यहां पे कितने लिखेंगे 5। Whenever premium amount is received, उसको फोरफीचर की एंट्री में कभी शो नहीं करते, यानी हमारा जो बैलेंस है 2 रुपीज वो कॉल्स इन एरियर का आ गया, 8,000 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अच्छा, अब इसी को जब हम री इशू कर रहे हैं तो हमारी कंपनी कितने शेयर्स री इशू कर रही है, 5,000 शेयर्स री इशू कर रही है एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अब मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट हमारा कितना है, जितना सामने वाले ने हमें पे करा था, जो आज हमने शुरू में थियरी में भी समझा था। तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम सामने वाले को कितना दे सकते हैं, 5 रुपीज का, तो यही 7 रुपीज का शेयर मैं 5 रुपीज डिस्काउंट पे दे सकता हूं। तो मैं री इशू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल, हम 5,000 शेयर बेचने जा रहे हैं, 7 रुपीज का शेयर हम 5 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट पे देंगे, तो हम कितने में री इशू करेंगे, 2 रुपीज में, तो ये मल्टीप्लाई करके तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा। अब हम कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, अब देखो तुम्हें आंसर कैसे चेक करना है, तुम्हारा कैपिटल रिजर्व शुड बी 0, एक बार निकाल के देख लो 0 आ रहा है कि नहीं। कैसे निकालते हैं कैपिटल रिजर्व, 40,000 का प्रॉफिट है ऑन 8,000 शेयर्स, तो 40 डिवाइड बाय 8 इज 5, 5 इंटू 5,000 25,000, 25,000 का प्रॉफिट है और 25,000 का लॉस है, यानी हमारा कैपिटल 0 आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के अंदर तुम्हारा हमेशा कैपिटल 0 ही आना चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या है, देखो जरा, मैक्सिमम डिस्काउंट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डिफॉल्टर हु शेयर्स आर फोरफिटेड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को छोड़ करके। तो 10 रुपए का अगर शेयर है, किसी ने मुझे 7 रुपए दे रखे हैं, तो हम 7 रुपए का डिस्काउंट किसी और को दे सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक का लास्ट सम था तुम्हारा। होपफुली आज की वीडियोस के साथ साथ तुम्हें समझ भी करे होंगे, क्योंकि बिना सम बिना प्रैक्टिस किए ग्रिप नहीं आएगा, खाली सुनो मत, साथ में तुम्हें सम्स करने जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।